चलो भाई, थर्मल एक्सपेंशन के एप्लीकेशंस में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नाउ लेट मी टेल यू कि ये एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल्स क्या होते हैं और इनके थर्मल एक्सपेंशन में क्या खास बात होती है। देखो, नाम सुनने में बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल्स। सी, एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल बड़े इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। पहले लेट मी एक्सप्लेन टू यू प्रॉपर्ली कि एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है। देखो, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स कि अगर आप मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन देखोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, हजारों फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसकी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में जाने से अलग अलग आती है, तो उस तरह के मटेरियल को ये लोग एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो सपोज अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करते हो, तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, जैसे केमिस्ट्री में, आई डोंट नो अभी तक आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे लेयर वाइज होता है, मॉलिक्यूल्स की लेयर होती है। इस तरीके से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। जैसे अगर ये ग्रेफाइट का ब्लॉक है तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की ऐसे लेयर्स होती हैं, यूं जैसे ताश की गड्डी होती है ना, प्लेइंग कार्ड्स की डेक, वैसे ही लेयर्स होती हैं ऐसे। इन लेयर्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका आपस में तो इंटरेक्शन बड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन दो लेयर्स के बीच का अगर आप बीच में इंटरेक्शन देखोगे तो ये उतना स्ट्रांग नहीं होता है, वीक होता है इंटरेक्शन। तो देयरफॉर अगर मान लो सपोज आपको ग्रेफाइट के ब्लॉक को कट करना है, तो ग्रेफाइट के ब्लॉक को अगर आप ऐसे कट करना चाहोगे ये आराम से कट हो जाएगा, बिकॉज ऐसे अगर आप काटते हो तो लेयर्स को आप अलग कर रहे हो, उनके बीच में इंटरेक्शन वैसे ही वीक है, यहाँ पे आराम से अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे काटना है तो थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल पड़ती है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगर आप देखते हो इस मटेरियल की, तो इस डायरेक्शन में ज्यादा होती है और इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो कम होती है। और बहुत सारे एग्जांपल्स इस तरह के। और कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये बात होती है, ट्रांसपेरेंसी में ये बात होती है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर आप एक डायरेक्शन में लाइट डालोगे तो आराम से आर पार हो जाएगी, कार्बन नैनो ट्यूब्स वगैरह स्पेशली इसके एग्जांपल्स हैं। और दूसरे डायरेक्शन में अगर आप लाइट डालोगे तो वो जरा मुश्किल से पास होगी। थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि जो कुछ स्पेशल मटेरियल्स के लिए डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि ये मटेरियल्स काफी स्पेशल होते हैं इन द सेंस कि जो नॉर्मल मटेरियल्स हैं, जैसे लेट अस से फॉर एग्जांपल आप आयरन का एक ब्लॉक ले लो, तो मोस्ट प्रोबेबली आयरन के ब्लॉक में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, सब एक डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में सारी प्रॉपर्टी सेम ही होंगी। तो जो कॉमन नेचुरल मटेरियल्स होते हैं उनमें तो इस तरह का कोई इशू जनरली होता नहीं है इन मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स, बट कुछ ऐसे स्पेशल मटेरियल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में जाने पे अलग अलग होती है, और इस तरह के मटेरियल्स को ये लोग एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल्स बोलते हैं। नंबर 1, तो इसकी डेफिनेशन आप एक बार लिख लेना, दैट एनी मटेरियल whose physical properties can be different in different directions is known as an anisotropic material। एक छोटी सी बात यहां पे और देखो, एनाइसोट्रॉपिक एक अलग वर्ड होता है और इनहोमोजेनस एक अलग वर्ड होता है। लेट मी राइट दैट डाउन हियर। इनहोमोजेनस दोनों वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सी, इनहोमोजेनियस मटेरियल वो होता है जिसकी प्रॉपर्टीज, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग हो। जैसे मान लो सपोज मेरे पास एक कोई ब्लॉक है, आयरन का एक ब्लॉक है, उसमें मैंने कुछ इंप्योरिटी मिक्स कर दी है और उसकी वजह से क्या हुआ है कि डेंसिटी यहां पे अलग है, थोड़ा आगे जाएंगे तो मान लो अलग हो जाती है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अलग हो जाती है। अगर मान लो ऐसा है कि इसकी डेंसिटी रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एक्स ऐसे वेरी कर रही है एक्स डायरेक्शन में, तो अब इस तरह का जो मटेरियल होगा इसको ये लोग इनहोमोजेनियस मटेरियल बोलेंगे। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इनहोमोजेनियस वो होता है जिसमें अलग अलग पॉइंट के ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। लेकिन एनाइसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि अगर आप एक ही पॉइंट पे खड़े हो और अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी अलग दिखेगी, ऐसे देखोगे तो अलग दिखेगी, जेड डायरेक्शन में देखोगे तो अलग दिखेगी। ये बिल्कुल अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं। तो देयरफॉर थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि एनाइसोट्रॉपिक और इनहोमोजेनियस में थोड़ा सा फर्क होता है। ऑल्दो बहुत सारी लोअर लेवल की गाइड्स में दोनों को वो सेम ही बोल देते हैं, लेकिन दोनों में स्ट्रिक्टली स्पीकिंग काफी डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम इनहोमोजेनियस मटेरियल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। और ऑब्वियसली सिंस वी आर ऑन दिस चैप्टर कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, हम यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि इन आपकी एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर क्या होता है। और यहाँ पे हम उन मटेरियल्स की बात करने वाले हैं, या आई शुड से कि उन खास मटेरियल्स की बात करने वाले हैं जिनका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है। बहुत ऐसे
कम ही मटेरियल्स होंगे, ज्यादातर मटेरियल्स में इस तरह की चक्करबाजी होती नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको अगर आप हीट करोगे तो एक डायरेक्शन में ज्यादा एक्सपैंड करेंगे, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शायद थोड़ा सा कम एक्सपैंड करेंगे, कुछ होगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वगैरह, और इस तरह के मटेरियल्स के थर्मल एक्सपेंशन की अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो लिख लो कि इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल्स वो होंगे जिनका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगा। वी विल कॉल दीज मटेरियल्स एज एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल्स इन दिस चैप्टर। और जैसे अगर मान लो सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसका लेट अस से कि एक ओरिजिनल टेम्परेचर T0 के ऊपर मान लेते हैं कि इसकी साइड लेंथ थी A0 B0, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन भी मान लो सपोज इस डायरेक्शन में अल्फा x है, इस डायरेक्शन में मान लो अल्फा y है। अब अगर मान लो सपोज मैं इसको हीट करता हूं, लेट अस से मान लो कि अल्फा x बड़ा है, अल्फा y छोटा है, तो यू कैन इजीली सी कि अगर अल्फा x बड़ा है तो हीट करने के बाद कुछ इस तरह का एक्सपेंशन होगा। मोस्ट प्रोबेबली x डायरेक्शन में अगर मान लो ये 4% इंक्रीज होती है लेंथ, तो y डायरेक्शन में 4 से कम होगी, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, व्हाटएवर। सो दिस asymmetric kind of an expansion will take place in this particular material। और लेंथ ब्रेड्थ का जो रेशियो इनिशियली था, लेंथ ब्रेड्थ का रेशियो वो सेम फाइनली नहीं रहेगा इन केस द मटेरियल इज एनाइसोट्रॉपिक। और यहां पे सबसे पहले तो चलो हम एक चीज निकाल के देखते हैं कि अगर मटेरियल एनाइसोट्रॉपिक है तो उसका एरिया वाइज किस तरीके से फॉर्मूला बनता है। इसी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एरिया वाइज अगर एक्सपेंशन देखते हो, सुपरफिशियल एक्सपेंशन तो हो जाता है A इक्वल टू A0 प्लस बीटा डेल्टा टी, जहां पे बीटा हो जाता है 2 अल्फा के बराबर। लेकिन ये डेरिवेशन करते टाइम हमने एज्यूम किया था कि ये वाला अल्फा और ये वाला अल्फा दोनों सेम है। अब यहां ऐसा नहीं है, और अगर ये दोनों अल्फा अलग अलग हैं तब क्या होगा वो देखते हैं, एंड यू विल सी कोई बहुत महान बात नहीं होने वाली, बस उसी डेरिवेशन में हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे और कुछ नहीं है। यू कैन सी कि जब हीट करोगे तो हीट करने के बाद अगर फाइनल लेंथ A है और फाइनल ब्रेड्थ अगर B है, तो जो फाइनल एरिया होगा वो हो जाएगा A इंटू बी। अब आप देखो आगे, A कैन बी रिटन एज A0 1 प्लस अल्फा एक्स डेल्टा टी, B कैन बी रिटन एज B0 1 प्लस अल्फा वाई डेल्टा टी। ये आप लिख सकते हो। यू कैन इजिली सी कि वो सुपरफिशियल वाली जो डेरिवेशन थी वही रिपीट हो रही है, बस ये अल्फा दोनों के दोनों अब की बार डिफरेंट हो गए हैं। तो अब जरा इसको दोनों को अगर मान लो सपोज मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हो जाता है A0 B0। अब ब्रैकेट में आप देखो कि ये हम सीधा सीधा होल स्क्वायर नहीं बोल सकते इसको, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट केयरफुली। सो इफ यू मल्टीप्लाई इट दिस विल बी समथिंग लाइक 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई डेल्टा टी प्लस अल्फा एक्स डेल्टा टी इंटू अल्फा वाई डेल्टा टी। आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इट विल लुक लाइक दिस। लेकिन अब आप ये भी देखो कि ये तो हमने शुरू से देखा था कि हमारे पूरे चैप्टर में अल्फा डेल्टा टी का प्रोडक्ट तो स्मॉल ही होने वाला है। तो भाई अगर ऐसा है कि अल्फा डेल्टा टी ये दोनों के दोनों जो मैंने मार्क की है ये दोनों अगर स्मॉल होने वाले हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो ये महा स्मॉल होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। तो इस वाली चीज को अगर आप चाहो तो नेग्लेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये हमने इफ यू रिमेंबर बहुत शुरू से ही देखा है कि किसी भी सेकेंड ऑर्डर की स्मॉल चीज को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इन कंपैरिजन टू द अदर टर्म्स। तो यहां पे आप देखो कि ये फर्स्ट ऑर्डर का स्मॉल टर्म है, इसको छोड़ देंगे, और ये सेकेंड ऑर्डर का स्मॉल टर्म होगा, इसको हम 100% नेग्लेक्ट करने वाले हैं, तो कर देते हैं। यू विल सी अब अप्रोक्सीमेटली साइन में फॉर्मेलिटी के लिए लगा रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम लगाना बंद कर देंगे। फाइनली हो जाएगा A इक्वल टू A0 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई डेल्टा टी। सी हमें पता है कि ओरिजिनली ये फॉर्मूला भी जो होता है ये फॉर्मूला भी अप्रोक्सीमेशन करके ही आता है, तो अप्रोक्सीमेशन तो हमारा शुरू से चल ही रहा है, तो देयरफॉर बार बार अप्रोक्सीमेटली साइन लगाने से कोई नई चीज हो नहीं रही है। तो देयरफॉर यहां पे अब आप देख लो कि जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन का ओरिजिनल फॉर्मूला होता था ये वाला, जिसको मैं ऊपर अभी राइट साइड में टॉप राइट हैंड साइड पे जो बॉक्स कर रहा हूं, ये चेंज हो जाता है थोड़ा सा, ये चेंज होके थोड़ा सा इस तरीके से हो जाता है। और अब कई लोग इसमें कहते हैं कि नहीं हम फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, उसकी बजाय हम बीटा की डेफिनेशन चेंज कर देंगे, तो वो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट दे से इज दिस कि ये फॉर्मूला ओरिजिनल वाला और ये फॉर्मूला है तो बिल्कुल एक जैसे, बस अब की बार आप इतना कर लो कि ये 2 अल्फा को बीटा मत बोलो, ये अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई जो है अगर आप इसको बीटा बोल दो
तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये लोग क्या कहते हैं, बीटा हो जाता है अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। मतलब सुपरफिशियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला तो सेम ही रखा है इन्होंने, बस बीटा का जो फॉर्मूला है वो चेंज करके 2 अल्फा की बजाय अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई हो गया। तो आप देख लो कि एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल्स क्या होते हैं, नंबर 1 हमने ये देखा। नंबर 2 हमने ये देखा कि एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल्स के एक्सपेंशन में जो बीटा होता है वो अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई हो जाता है, और ऑब्वियसली अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये 2 अल्फा वाला ओरिजिनल फॉर्मूला वापस आ ही जाएगा, ये बात है। एंड यू कैन इजीली सी कि इसी तरीके से एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल का अगर मान लो सपोज एक मैं 3D ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, उसमें अगर आप गामा की बात करोगे तो गामा ऑब्वियसली हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। तीनों अल्फाज का अगर आप सम कर दोगे तो आपको गामा मिल जाएगा, ये बात है। तो ये थोड़ा बहुत फंडा है। पहला तो स्टार्टिंग है अभी एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल्स की, इसमें हम और काफी कुछ देखने वाले हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि बीटा और गामा की डेफिनेशन थोड़ी सी और यहाँ पे जनरलाइज हो जाती हैं। एक छोटी सी बात तो होती है ये। और आगे देखते हैं एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल्स में और क्या खास बात होती है। देखो एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल की सबसे सिंपल बात ये होती है कि एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल के थर्मल एक्सपेंशन के बाद जो पुराना ऑब्जेक्ट रहता है उसका साइज तो चेंज होता ही है, उसका कई बार शेप भी बिगड़ जाता है। व्हाट आई मीन टू से इज दिस कि अगर जैसे मान लो सपोज मेरे पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ऐसे यो, अब सर्कुलर ऑब्जेक्ट का अगर मान लो सपोज ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट आइसोट्रॉपिक मटेरियल का बना है, मैं इसका थर्मल एक्सपेंशन कराऊंगा अगर मान लो, तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए ध्यान से देखो ये थर्मल एक्सपेंशन होगा ऐसे, मतलब इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि सर्कल अगर आप देखोगे तो सर्कल सर्कल ही रहेगा, एलिप्स नहीं हो जाएगा, बस बड़ा होता जाएगा। ये होगा आपका केस सिचुएशन आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन में। लेकिन अगर एनाइसोट्रॉपिक देखोगे तो एनाइसोट्रॉपिक में अभी होगा कि ये सर्कल सर्कल नहीं रहेगा, जब आप इसे हीट करोगे तो ये अगर अल्फा एक्स मान लो अल्फा वाई से ज्यादा है तो हीटिंग के बाद कुछ कुछ इसका शेप बिगड़ जाएगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये एलिप्स बन जाएगा, बिकॉज एलिप्स तो एक बड़ा मैथमेटिकल सा कर्व होता है, उसकी प्रॉपर इक्वेशन होती है, लेकिन कुछ कुछ अगर आप देखोगे तो डिफॉर्म सर्कल जैसा हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा अगर आप देखोगे तो अगर अल्फा एक्स ज्यादा है इस प्रॉब्लम में तो ये हल्का हल्का एलिप्टिकल टाइप का लगने लगेगा, ये बात है। तो देयरफॉर और इसी तरह से आप देख लो कि जैसे अगर मान लो एक स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर आप हीट करोगे आइसोट्रॉपिक होगा तो स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन अगर एनाइसोट्रॉपिक होगा तो आप देख लो ये वाला अगर डायमेंशन एक्स वाला वाई वाले से ज्यादा बढ़ जाता है, तो अगर एनाइसोट्रॉपिक होगा तो ये आराम से रेक्टेंगुलर हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बात यह है कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल को कभी भी अगर आप हीट करते हो तो जो फाइनल फिगर बनती है और जो इनिशियल फिगर थी ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होती है। सिमिलर एक बड़ा प्रॉपर मैथमेटिकल टर्म है, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होती है। याद करो सिमिलैरिटी की कंडीशन आपने मैथ्स में देखी होगी कि अगर नया वाला हर पार्ट और पुराने वाले हर पार्ट का रेशियो, किसी भी पार्ट से अगर आप रेशियो लोगे, सारे रेशियोज अगर सेम होते हैं, देन वी से दैट द फाइनल एंड ऑफ द इनिशियल ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो आपका आइसोट्रॉपिक मटेरियल के केस में फाइनल एंड ओरिजिनल फिगर सिमिलर होती है, लेकिन एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल के केस में ये जरूरी नहीं है कि सिमिलर हो, या कुछ भी अजीब सी सिचुएशन हो सकती है, तो शेप बिगड़ सकता है एज फार एज एनाइसोट्रॉपिक थर्मल एक्सपेंशन इज कंसर्न। एक बात तो ये हो गई। और आगे देखते हैं इसके बाद एनाइसोट्रॉपिक में हम काफी कुछ खेल कर सकते हैं। देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और होती है एनाइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन में, लेट मी शो यू दिस। मान लो सपोज मेरे पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमें एक्स डायरेक्शन में भी पता है और वाई डायरेक्शन में भी पता है, हमें दोनों अल्फा एक्स और अल्फा वाई पता है। और लेट अस से कि एक रेक्टेंगुलर टाइप का ऑब्जेक्ट में बना देता हूं ऐसा, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, इसका अल्फा एक्स और अल्फा वाई हमें दोनों पता है। अभी हम ये चाहते हैं कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमें एक जनरल एंगल थीटा के डायरेक्शन में मिल जाए। इस डायरेक्शन में अल्फा कितना होगा ये हम निकालना चाहते हैं, ये हमारा टास्क है हमारा। तो मतलब बेसिकली ये है कि अगर मान लो जैसे लेटर से किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कि हमें एक्स और वाई कंपोनेंट्स पता है और हमें ये चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम कुछ वेक्टर का रेजोल्यूशन करते थे। अब ऑब्वियसली यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन कुछ ना कुछ तो खेल खेलेंगे हम यहाँ पे। तो हमारा डेरिवेशन बेसिकली ये है कि अगर किसी मटेरियल के कोएफिशिएंट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको पता है,
तो उनके बीच में एक जनरल डायरेक्शन थीटा के ऊपर कितना अल्फा होगा ये हम निकालने वाले हैं, और यही आपकी हेडिंग भी है, दैट वी विल फाइंड अल्फा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और कैसे निकालेंगे, देखो इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज्यादा कुछ नहीं है। हम ये मानते हैं सपोज कि ये जो भी मटेरियल था, अब जरूरी नहीं है कि जो मटेरियल था वो रेक्टेंगुलर शेप का ही हो, द मटेरियल कैन बी ऑफ एनी जनरल शेप। इस मटेरियल के अंदर हम एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं और एंगल थीटा के ऊपर एक लाइन बना लेते हैं, और सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं सी। ये पॉइंट ओरिजिन को O बोल देते हैं, इस पॉइंट को A बोल देते हैं, इस पॉइंट को B बोल देते हैं सपोज। अब आप देखो कि जो लाइन OA है इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी, मतलब एक इनिशियल टेम्परेचर T0 के ऊपर जो लाइन OA की इनिशियल लेंथ थी ये बोल देते हैं A0। वर्टिकल वाला जो y वाला डिस्टेंस था इसको बोल देते हैं B0। तो यू कैन सी कि जो डायगोनल डिस्टेंस होगा इनिशियली ये हो जाएगा A0 स्क्वायर प्लस B0 स्क्वायर अंडर रूट ये। तो सिस्टम था, ये तो लेंथ थी आपकी इनिशियली एक टेम्परेचर T0 पे। अब मैं टेम्परेचर को चेंज कर देता हूं, मैं बढ़ा देता हूं बाय एन अमाउंट डेल्टा टी। अब क्या होगा देखो, अब ये होगा कि ये वाली जो लेंथ है ये भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, दूसरी वाली लेंथ अगर आप देखोगे तो ये भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और ऑब्वियसली इसका मतलब है कि ये डायगोनल भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यू विल ऑल्सो से कि सर ये तो एंगल भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन रिमेंबर थर्मल एक्सपेंशन इज स्मॉल, तो हम इस एंगल को अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट ही मानने वाले हैं, और हम ये बोलेंगे कि जो नया लेंथ है A ये हो जाएगा A0 1 प्लस अल्फा एक्स डेल्टा टी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी और बड़ी यूनिक डेरिवेशन है, बहुत कम बुक्स में आपको ये डेरिवेशन प्रॉपरली लिखी हुई मिलेगी, लेकिन बहुत यूजफुल चीज है, तो ये पता होनी चाहिए अपने को प्रॉपरली। और फाइनल लेंथ B अगर आपको चाहिए तो ये बोल सकते हो इस तरीके से, दिस इज इजी। और हमें A और B में इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो ये चाहिए था ना कि भाई इस डायरेक्शन में किस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है, हमें तो वो चेक करना था। तो अब ये डायगोनल OB देखो, डायगोनल OB की इनिशियल लेंथ ये थी, अब डायगोनल OB की जो फाइनल लेंथ होगी वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट करके आएगी। तो डायगोनल OB की जो फाइनल लेंथ होगी वो जरा लिखते हैं, वो लिखते हैं अपन इस तरीके से, स्क्वायर लगा देते हैं दोनों साइड पे। एंड इफ यू डू दैट, अगर A और B की वैल्यू आप ऊपर से डाल देते हो तो ये हो जाएगा A0 स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा एक्स डेल्टा टी प्लस B0 स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा वाई डेल्टा टी। ध्यान से देखो, मैं स्टेप्स थोड़े से जंप मार रहा हूं बिकॉज मेरे को तो इसका स्क्वायर करना था ना। अब स्क्वायर में तो ये ऊपर स्क्वायर होना चाहिए था, स्क्वायर को मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा के नीचे लेके आ गया वो दोनों जगह पे। तो देयरफॉर आई कैन से कि जो OB है फाइनल जो डायगोनल है इसकी स्क्वायर हो जाएगी ऐसे। रूट भी ले लेते हैं चलो, या चलो रूट लेने से पहले एक काम और करते हैं, उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। OB स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस प्लस 2 डेल्टा टी कॉमन ले लो चाहिए तो, और अंदर आप लिख लो A0 स्क्वायर अल्फा एक्स प्लस B0 स्क्वायर अल्फा वाई, B0 स्क्वायर अल्फा वाई। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लो ना। क्या कर रहा हूं मैं, देखो ये डेरिवेशन शुरू में बड़ी अजीब सी लगती है, मतलब दिस इज वन ऑफ दोज डेरिवेशंस जिसमें स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाँ सर स्टेप्स तो समझ में आ रहे हैं कि आपने इसके बाद ये कैसे किया, ये कैसे किया, समझ में आ रहा है, लाइक बट व्हाट द हेल आर यू ट्राइंग टू डू, मतलब आप करना क्यों चाहते हो ये सब, वो अभी देखना, वो अभी जस्ट वेट फॉर मे बी 30 मोर सेकेंड्स को क्लियर हो जाएगा कि मैं ये सारा खेल क्यों खेल रहा हूं। अभी देखो ये जो चीज आ गई है इसमें से बस एक लास्ट काम और करो, इसमें A0 स्क्वायर प्लस B0 स्क्वायर इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लो ना। क्या पागलपन चल रहा है, अभी अभी क्लियर होगा कि ये क्या चल रहा है। अभी आप देख लो, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू A0 स्क्वायर अपॉन A0 स्क्वायर प्लस B0 स्क्वायर अल्फा एक्स, दूसरा हो जाएगा B0 स्क्वायर अपॉन A0 स्क्वायर प्लस B0 स्क्वायर अल्फा वाई डेल्टा टी एक और है। ये इतना काम आप करके रख लो, और अब आप देखो, अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, लाइक व्हाट द हेल वाज आई डूइंग, कर क्या रहा था मैं। आप ये देखो कि अल्फा की डेफिनेशन होती क्या है। अल्फा की डेफिनेशन इस तरह से होती है कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसकी मुझे इनिशियल लेंथ पता है, इसकी मुझे फाइनल लेंथ पता है, और
इनिशियल और फाइनल लेंथ को अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूं ऐसे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है मुझे उसकी इनिशियल और उसकी फाइनल लेंथ पता है, और इनिशियल और फाइनल लेंथ को मैं अगर इस फॉर्मेट में लिख देता हूं तो डेल्टा टी का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोल देते हैं। तो यहां पे भी ध्यान से देखो, मैं यही खेल खेल रहा था कि जो ये डायगोनल ओबी थी, इसकी फाइनल लेंथ और इसकी इनिशियल लेंथ को मैंने इस तरीके से लिख दिया है दैट फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल इंटू 1 प्लस समथिंग इंटू डेल्टा टी। रूट अभी लगाने वाला हूं, रूट तो छोड़ो, ब्रैकेट तो लगा दूं पहले कम से कम बंद होने का, तो ये ब्रैकेट भी लगा दिया। चलो रूट में लगाने वाला हूं दोनों साइड पे, लेकिन अब आप देखो कि ऑलमोस्ट हमने इस फॉर्मेट में ये इक्वेशन लिख दी है, और ये फॉर्मेट अचीव करने के बाद देन आई विल से कि डेल्टा टी का जो कोएफिशिएंट होगा वो अल्फा हो जाएगा, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्फा हो जाएगा इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये बात है। तो ठीक है, अभी इसको मैं और आगे बढ़ाता हूं। आई विल टेक अ न्यू कलर, और ये सारी की सारी जो इक्वेशन लिखी है इसको थोड़ा सा भी और आगे बढ़ाते हैं। लेट्स गेट रिड ऑफ द रफ वर्क नाउ। तो अभी देखो, अभी रूट अगर ले लेते हो दोनों साइड पे तो OB विल बी इक्वल टू OB नॉट। ये जो चीज है इसको मैंने OB के इनिशियल वैल्यू को OB नॉट बोल दिया है, तो OB इज इक्वल टू OB नॉट। करली ब्रैकेट में आप देखो एक चीज, थोड़ा सा स्टेप्स बचा रहा हूं मैं यहाँ पे, जब आप दोनों साइड रूट लोगे तो ये हाफ आएगा। इस हाफ को जब नीचे लेके आओगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से, तो ये हाफ इस 2 को कैंसिल करने वाला है। ये मैं लिखूंगा नहीं, बट ऐसे बता दिया मैंने आपको, बड़ा लंबा एक्सप्रेशन है तो इसको ऐसे ही देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए नॉट स्क्वायर अपॉन दिस, ये तो फर्स्ट टर्म है, बी नॉट स्क्वायर अपॉन डायगोनल इंटू अल्फा वाई डेल्टा टी। ये आ जाएगा आपका लेने रूट वगैरह लेने के बाद दोनों साइड पे। एंड यू कैन फाइनली सी कि ये जो बड़ी बड़ी चीजें दिख रही हैं, चलो एक मिनट उसके ऊपर आऊंगा, बट उसके पहले अगर आप देख लो तो हमारे पास अब ये बिल्कुल फाइनल फॉर्मेट में आ गया है दैट कि ये जो डायगोनल थी OB, इसका इनिशियल लेंथ और इसके फाइनल लेंथ को हमने 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के फॉर्मेट में लिख दिया है। एंड यू कैन सी कि ये बड़ी खतरनाक सी चीज जो दिख रही है यहाँ पे, ये डेल्टा टी के सामने कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। डेल्टा टी के सामने ये जो बड़ी खतरनाक सी चीज है ये और कुछ नहीं है, ये एक तरीके से अल्फा की इफेक्टिव वैल्यू है इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब हालांकि इसको देख के अच्छा नहीं लगता है किसी को कि सर ठीक है रिजल्ट तो आ गया, बट क्या अजीब सा बड़ा सा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अभी देखो, अभी मैं आपको अच्छा भी फील करवाता हूँ, बिकॉज अभी ध्यान से देखो कि ये जो अल्फा इफेक्टिव हम देख रहे हैं ये लकीली बहुत आसान है। इट्स वेरी इजी टू मेमोराइज दिस। कैसे? आप इस चीज को ध्यान से देखो, ये चीज क्या है, ए नॉट अपॉन ए नॉट स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर है, एक तरीके से रूट का होल स्क्वायर है। आप ये देख लो कि ये और कुछ नहीं है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। फिगर में आप देख लो कि ये थीटा था, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा दिस ए नॉट डिवाइडेड बाय डायगोनल, और उसी चीज का स्क्वायर है ये। एंड सिमिलरली आई थिंक यू वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड नाउ कि ये चीज क्या है, ये और कुछ नहीं है, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा है। तो देयरफॉर ये बड़े आराम से याद हो जाएगी चीज। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि अल्फा एट अ जनरल एंगल थीटा कैन बी नाउ रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा इंटू अल्फा एक्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू अल्फा वाई। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और इसको हम अच्छे से बॉक्स करके रखने वाले हैं। ये रिजल्ट आप याद कर लेना, बहुत आराम से याद भी हो जाएगा, बिकॉज हमने फाइनली ये देख लिया एक तरीके से कि अगर इस डायरेक्शन में अल्फा पता है और इस डायरेक्शन में भी अल्फा पता है, एक्स और वाई, तो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा दैट अल्फा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये याद करने का तरीका है एक तरीके से कि जैसे अगर Vx और Vy होती थी और इस डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी निकालनी थी, तो हम क्या करते थे, Vx cos थीटा लेते थे और इसका Vx sin थीटा कर देते थे, कंपोनेंट्स ले देते थे। अब वो तो बहुत लॉजिकल चीज थी, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे लॉजिकल डेरिवेशन मैंने आपको करके दिखा दिया, लेकिन आंसर याद करने के लिए मैं जो बोलने वाला हूं वो लॉजिकल नहीं है, बट इट विल मेक श्योर कि आपको आंसर फटाफट याद हो जाएगा। और आंसर याद करने का तरीका ये है कि अल्फा एक्स और अल्फा वाई ये है और ये एंगल थीटा है। अगर इस डायरेक्शन में आपको अल्फा चाहिए तो अल्फा एक्स का कॉस स्क्वायर थीटा ले लो और अल्फा वाई का इधर से साइन स्क्वायर थीटा ले लो। तो वेक्टर्स की तरह ही एक तरीके से आप रिजल्ट याद कर सकते हो, बट ध्यान रखना कॉस थीटा साइन थीटा नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ये बात है। तो इस तरीके से आप
एक जनरल डायरेक्शन में अल्फा निकाल सकते हो अगर आपको दो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अल्फा की वैल्यू पता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल रिजल्ट है और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये रिजल्ट काफी काम आता है। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन एज वेल एज मेमोराइज द रिजल्ट प्रॉपरली। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल करके मैं आपको दिखाता हूं। देखो, मान लो सपोज मेरे पास कोई 2 डायमेंशनल प्लेट है और इस प्लेट का आपको पता है कि एक्सपेरिमेंटली मान लो आपने मेजर कर लिया है कि भाई इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना है। अब मान लो सपोज अब आप कोई एक्सपेरिमेंट करो जिसमें आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए इस लाइन के अलोंग 37 डिग्रीज वाली लाइन के अलोंग, अगर आपको मान लो अल्फा की वैल्यू चाहिए तो आप देख लो बड़े आराम से आप इसको यूज कर सकते हो। यू कैन सी कि अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अल्फा चाहिए तो कुछ भी नहीं करना है, यू विल सी अल्फा एक्स लो और 37 डिग्रीज एंगल है तो अल्फा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर 37 डिग्रीज अल्फा वाई ये आप लो इंटू साइन स्क्वायर 37 डिग्रीज। बस सिंपल सी बात है, ये कर लो, इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो, आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। कैलकुलेट करके थोड़ा बहुत आप देख लो तो यू विल सी 10⁻⁵ तो खैर कॉमन ही आ जाएगा, cos 37 हो जाता है 4/5 और स्क्वायर है तो चलो 2 4/5, मतलब ठीक है यार कैलकुलेट कर लोगे मुझे पता है, बट आई जस्ट स्टिल वांट टू गेट द आंसर अप टू सम एक्सटेंट एटलीस्ट। तो देखो ये ऐसी चीजें हैं जिसमें अगर थ्योरी क्लियर है तो जेई में फिर क्वेश्चन वो आपको बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं देंगे। इसमें प्रॉब्लम ये आती है इन सारे पार्ट्स में कि इनमें बहुत सारी बुक्स में थ्योरी ठीक से देते ही नहीं है, ये एनाइजोट्रॉपिक में इतना डिटेल में जाते ही नहीं, वो खाली डेफिनेशन बता के निकल जाते हैं। फिर ऑब्वियसली उसमें अगर इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा देन दैट प्रिपरेशन अगर नहीं है देन वो मुश्किल लगेगा, बट लकीली यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अगर आप यहाँ पे मेरे साथ तैयारी कर रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम तो कभी नहीं आएगी कि ये चीज तैयार नहीं थी वो पूछ ली, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो हम तैयार करके जा रहे हैं मोस्टली चीजें उसी में से पूछेंगे। बस हाँ ये जरूर है दैट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर एवरीथिंग वेरी वेरी नाइसली एंड प्रॉपरली। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देख लो इसमें और कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत काट पीट करके फाइनली आप कैलकुलेट कर लेना और इससे आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। इजी है, इसी को आप जनरलाइज भी कर सकते हो। ये जो डेरिवेशन मैंने आपको दिखाई थी ये तो 2 डायमेंशंस में थी, इसी का आप 3 डायमेंशनल वर्जन भी बना सकते हो, कुछ भी नहीं है। देखो वेरी सिंपल 3 डायमेंशनल वर्जन में आपको दिखाता हूं। हैव अ लुक एट दिस क्यूबॉइड। मान लो इसमें आपका लेट अस से कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब 3D मटेरियल है एनाइजोट्रॉपिक और इसमें एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में अगर अल्फा की वैल्यू अलग अलग है और अगर मान लो आपको लेट अस से किसी भी जनरल डायरेक्शन में अल्फा चाहिए, मान लो ये बॉडी डायगोनल में बना देता हूं, यू कैन इजीली सी कि ये बॉडी डायगोनल है। अब इस डायरेक्शन में अगर आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए तो यू कैन एग्जैक्टली अप्लाई दैट सेम आइडिया, बस उसमें आपको एक्स वाई जेड तीनों के कॉन्ट्रीब्यूशंस लेने पड़ेंगे। तो वो जरा एक बार लेके देख लेते हैं कि अगर मान लो इस डायरेक्शन में अगर आपको अल्फा चाहिए, याद करो हमने जब बेसिक मैथ्स देख रहे थे तो उसमें एक छोटी सी चीज देखी थी कि किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से जेड एक्सिस से एंगल्स अगर मान लो सपोज अल्फा बीटा गामा है तो हम कुछ डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह की बात करते थे यहाँ पे, उस टाइप के आप एंगल्स मार्क कर लो। ये जो डायगोनल है जो लाइन है इसका एक्स एक्सिस से एंगल है मान लो θ1। अब देखो वहां तो हम एंगल्स को अल्फा बीटा गामा बोल देते थे, लेकिन अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का तो कुछ अलग ही मतलब है। तो एक्स एक्सिस से जो एंगल है उसको मैं θ1 बोल देता हूँ, वाई एक्सिस से θ2 और जेड एक्सिस से जो भी अजीब सा एंगल होगा इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज इट लाइक दिस, बट लेट्स जस्ट कॉल इट θ3। तो मामला बहुत सिंपल सा है कि अगर आपको एक जनरल डायरेक्शन में चाहिए अल्फा, कुछ भी नहीं करना है। जनरल डायरेक्शन में अगर अल्फा चाहिए तो एक्स वाले का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा cos स्क्वायर θ1, y वाले का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा cos स्क्वायर θ2 एंड z वाले का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा अल्फा z इंटू cos स्क्वायर θ3। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं है। तो जो रिजल्ट हमने निकाला था 2D के लिए बहुत आराम से आप उसको 3D में भी जनरलाइज करके तीनों अलग अलग मतलब किसी भी एक जनरल डायरेक्शन में अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, ये बात है। तो ये एनाइजोट्रॉपिक मटेरियल की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दैट गिवन अल्फा इन 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, आप एक जनरल एंगल में 2 या 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आप एक जनरल डायरेक्शन में अल्फा कैसे निकालोगे, ये एक छोटी सी चीज हमने अभी तक तो यहाँ पे देख ली है। चलो भाई और आगे चलते हैं। नाउ लेट मी टेक अ फ्यू नाइस एग्जांपल्स ऑन दिस एनाइजोट्रॉपिक थिंग। जैसे आप ये देखो
एक क्वेश्चन है सामने, वीडियो पॉज कर लो, पढ़ लो, एक बार देख लो, समझ लो, देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि मेरे पास एक सॉलिड कोन टाइप का है इस तरीके से, एंड दिस कोन इज मेड अप ऑफ एनाइजोट्रॉपिक मटेरियल, और इसमें आपको मान लो मैं दे देता हूं कि ये एक्स डायरेक्शन है, ये आपका वाई डायरेक्शन है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है, और ये जेड डायरेक्शन जो है ये आपका इस तरीके से वर्टिकल है यू। अब इन्होंने आपको क्या दिया है, इन्होंने दिया है कि अल्फा एक्स और अल्फा वाई तो दोनों सेम है, इनकी इसकी वैल्यू कुछ तो भी है एक्स मान लो, और अल्फा जेड जो है वो उसका 2 टाइम्स है, ये दिया है आपको। दैट मीन्स कि जब आप इस कोन को हीट करोगे, अब आप देखो कि इस पूरे के पूरे प्लेन में अल्फा तो सेम है हर डायरेक्शन में, तो देयरफॉर जब आप इसे हीट करोगे तो कोन का बेस वैसे सर्कुलर होता है, अगर मान लो अल्फा एक्स और अल्फा वाई भी डिफरेंट होते तो फिर ये कोन का बेस सर्कुलर की बजाय कुछ एलिप्टिकल टाइप का होने लगता, बट लकीली वो सारे कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नहीं है। अगर ये दोनों सेम है तो ये ग्रे कलर का जो बेस है ये तो बेचारा सर्कल था, सर्कल ही रहेगा। बस ये है कि हाइट जिस प्रपोर्शन में बढ़ेगी, हाइट में जितना परसेंटेज चेंज होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बेस, और इसकी वजह से दिक्कत ये आएगी कि फिर थीटा में चेंज आना शुरू होगा। तो अगर मान लो इस कोन का ये वाला जो सेमी वर्टिकल एंगल था ये मान लो थीटा था, तो जब हीट करोगे तो यू कैन इजीली सी कि अगर ऐसा होता कि हीटिंग में ये वाला डायमेंशन और ये वाला डायमेंशन इनका रेशियो अगर सेम ही रह रहा होता, जो कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल में होता, अगर ऐसा होता तो थीटा सेम रहता, लेकिन अगर ऐसा है कि भाई ये जितना बढ़ रहा है ये वाला उससे ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो ये थीटा थोड़ा सा कम होगा, और इसके अंदर चेंज कितना हो रहा है ये हमें निकालने को बोला है। तो अब देखते हैं कि ये चेंज किस तरीके से निकालेंगे, ये हम देखते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। देखो सबसे पहले एक काम करते हैं कि जरा लिख लेते हैं tan थीटा इक्वल टू आर बाय एच, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। अब आगे देखो कि जब हम थर्मल एक्सपेंशन करेंगे तो थोड़ा सा चेंज आर में भी होगा, थोड़ा सा चेंज एच में भी होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग थोड़ा सा चेंज आपका थीटा में भी आएगा। तो ये तीनों बंदे जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, थीटा, आर और एच, ये थोड़ा थोड़ा चेंज होने वाले हैं। और हमें पता है कि अगर किसी चीज में थोड़ा सा चेंज होता है तो हम उसे डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं। हमें जरूरी नहीं कि इनिशियल और फाइनल निकाल के दोनों का डिफरेंस ही लेना है, हम उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी लगा सकते हैं। तो अगर मान लो मैं इन दोनों को, दोनों इस इक्वेशन को दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर देता हूं या डिफरेंशियल ले लेता हूं जिसको हम बोलते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, देखो tan थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और डिफरेंशियल ले रहे हैं तो ये हो जाएगा d थीटा। अब r बाय एच को देखो, r बाय एच अगर आप देखते हो तो ये एक तरह का आपका डिवीजन रूल लगा देंगे इसके अंदर। अगर तो सबसे पहले h को बाहर रखते हैं और r को डिफरेंशियल लो, फिर r को बाहर रखते हैं और h का डिफरेंशियल ले लो, और उसके बाद डिनोमिनेटर आप ऐसे डिवाइड कर दो यूं। तो डिवीजन रूल लगा के हमने दोनों साइड पे डिफरेंशियल ले लिया। और ये आपको याद होगा, हमने पहले ही देखा है कई बार कि डेरिवेटिव हम किसी चीज के रिस्पेक्ट में नहीं लेते इन पर्टिकुलर, बिकॉज मान लो जैसे अगर हम इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो नीचे हर जगह डी टेम्परेचर और डी टेम्परेचर आता, देखने में आसान लगता, फिर हम उसको अगले स्टेप में काट के अलग कर देते। तो डेरिवेटिव लेना या डिफरेंशियल लेना ऐसा कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस होता नहीं है, और जहां पे भी चेंजेस स्मॉल होते हैं वहां पे आप ये छोटे मोटे काम कर सकते हो। एंड नाउ व्हाट वी विल डू फर्दर, आप देखो कि अगर चेंजेस स्मॉल है तो अब अगले स्टेप में मैं ये डी थीटा को डेल्टा थीटा लिख दूंगा। फॉर्मेलिटी है लेकिन चलो कर देते हैं। तो डी थीटा को पहले तो एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, और जितने डी दिख रहे हैं इनको डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं भी लिखते हो इसकी ये किए बिना ही डायरेक्ट अगले स्टेप पे चले जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज जस्ट मोर और लेस अ फॉर्मेलिटी, नथिंग एल्स। और अब आओ अपने मेन मुद्दे के ऊपर। अब आप देखो कि जब थर्मल एक्सपेंशन कर रहे हो तो रेडियस में कितना चेंज होता है और हाइट में कितना चेंज होता है वो हमें थर्मल एक्सपेंशन के लॉ से पता है। थर्मल एक्सपेंशन का लॉ क्या बोलता है, थर्मल एक्सपेंशन का लॉ ये बोलता है दैट फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। थोड़ा सा इसको अगर रीअरेंज कर लोगे तो आपको मिल जाएगा डेल्टा आर इज इक्वल टू ओरिजिनल आर, ओरिजिनल आर को आप आर नॉट बोल दो, आर बोल दो, एक ही बात है, ओरिजिनल आर इंटू अल्फा डेल्टा टी, ये लिख सकते हो। सेम चीज अगर आप चाहो तो डेल्टा एच के लिए भी लिख सकते हो। तो ये जो मैंने थोड़ा ब्लैक कलर से लिखा है साइड में, इसको
अब मैं ये ऊपर ग्रीन वाली इक्वेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करके लिखता हूं। तो जो राइट हैंड साइड है वो हो जाएगा आपका h इंटू डेल्टा आर। नाउ लुक केयरफुली, डेल्टा आर इज आर अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एच अगर आप देखोगे तो सिमिलरली हो जाएगा एच अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। एंड यू कैन इजीली सी कि इसमें कुछ चीजें कॉमन आ रही है, कुछ कैंसिल हो रही है, वो सब भी देखेंगे। लेकिन एक छोटी सी हमने पहले गड़बड़ कर दी है, जिसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बिकॉज अब तक आपने जरूर पकड़ लिया होगा कि सर ये और ये तो इक्वल है, ये तो कट जाएंगे और जीरो आ जाएगा। बहुत सारी चीज पकड़ी आपने, बिकॉज ये बिल्कुल जीरो आ जाता है अगर हम ये दोनों अल्फा को सेम गलती से लिख देंगे तो बिल्कुल कट जाएगा। और इससे हमें ये भी चीज क्लियर होती है कि अगर ये दोनों अल्फा सेम होते तो दोनों लेंथ, मतलब जो रेडियस और हाइट है वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ते और ये एंगल सेम रहता है। एंगल के अंदर जो चेंज है वो चेंज अल्टीमेटली जीरो ही आ जाता। लेकिन आएगा नहीं, बिकॉज हम अपनी मिस्टेक अभी यहां पे सही करने वाले हैं। हमने क्या किया है कि हमने हाइट और रेडियस दोनों के लिए अल्फा तो सेम ले लिया, जबकि ऐसा है नहीं। आप देख लो, हाइट के लिए अगर आप देखोगे तो अल्फा का वैल्यू इससे डबल है। तो ये जो अल्फा होगा, इस अल्फा को हमें ट्वाइस करना होगा। तो ये 2 थोड़ा सा मैं यहां पे लगा देता हूं यूं। और दूसरा और है कि यहां पे उन्होंने अल्फा की वैल्यू x दी है, तो मेरे को कायदे से x लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखूंगा मैं। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट, आई नो दैट। तो अभी आगे चलते हैं। आगे अभी देख लो कि अब आगे इसके कैलकुलेशंस में हमारा काम काफी हद तक हो चुका है। अब आगे देखो, लेफ्ट हैंड साइड जो था, लेफ्ट हैंड साइड को भी जरा ऊपर कॉपी कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू डेल्टा थीटा। और राइट हैंड साइड आपके पास ये है नीचे। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने वाला हूं, बिकॉज यू कैन सी कि ये जो चीज है इसका डबल इधर मौजूद है, तो ये कैंसिल वैंसिल भी होगा। फिर आप देख लो कि ऊपर और नीचे एक h अगर आप देखोगे तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस आर अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय h। ये आपके पास आ जाएगा आफ्टर सर्टेन कैलकुलेशंस एंड कैंसिलेशंस। और एक चीज देख लो कि थीटा के अंदर जो चेंजेस हैं वो बहुत स्मॉल है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो ये थीटा है ये लगभग ओरिजिनल थीटा ही होगा। और ओरिजिनल थीटा का जो टैन था वो था आपका h बाय आर। तो देयरफॉर नाउ आई विल राइट दिस एज, न्यूमरेटर तो ये है, डिनोमिनेटर में एक h था और डिनोमिनेटर के अंदर ये चीज और आ रही है। तो ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर तो डेफिनेटली लिख ही सकते हो। और ऑलमोस्ट आप देख लो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। चाहिए तो एक स्टेप और लिख लो इसको सिंप्लीफाई करके, बट दैट्स नॉट रियली नेसेसरी। हमारे पास चेंज इन थीटा की वैल्यू आ चुकी है। तो अब आप देख लो फाइनली माइनस आर एच इंटू अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आप देख लो, ये आपके पास आ जाएगा चेंज इन एंगल। और चाहिए तो अप्रोक्सीमेटली लगा दो इसमें, बट ऑल्दो इट इज अंडरस्टूड कि पूरे थर्मल एक्सपेंशन का चैप्टर में शुरू से ही अप्रोक्सीमेशन चल रहा है, सो दैट्स नॉट एनीथिंग वेरी ग्रेट। तो ये आपके पास डेल्टा थीटा की वैल्यू आ जाएगी। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि अगर अल्फा सेम होते तो ये जीरो आने वाली थी, लेकिन लकीली यहाँ पे आई नहीं है। एंड सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट दीज थिंग्स। और ये क्वेश्चन के पीछे जो टेक्निक थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि थर्मल एक्सपेंशन में जनरली चेंजेस स्मॉल ही होते हैं। तो ये बहुत जगह होगा कि अगर आपको ये पूछा जाए कि ये चीज इस पे डिपेंड कर रही है लेंथ पे, अब इसमें चेंज किया तो उसमें चेंज कितना आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बहुत जनरल तरीका होता है कि आप इसे डिफरेंशिएट कर करके सॉल्व कर लो। और याद करो, ये काफी हद तक वैसे ही है जैसे हमने एरर एनालिसिस में देखा था। एरर एनालिसिस में जो हम एक डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगाते थे, ये अप्रोक्सीमेटली वही चीज है, लेकिन इससे थर्मल एक्सपेंशन के हजारों क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। कई बार बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो इस टेक्निक से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये डिफरेंशिएशन वाली टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट।